जनता ने आपको काफी मौका दे चुका है। 20 साल और 15 साल का कालखंड छोटा कालखंड नहीं होता है। और अगर वो चाहते यानी तो बिहार विकसित राज्यों के श्रेणी में ऊपर से उसका पोजीशन होता, नीचे से नहीं होता। और अभी स्थिति ये है कि हम नीचे से काउंट करते हैं कि कितना ऊपर है। ये संभावना है, लेकिन आपका प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता सरकार का क्या है, इस पर निर्भर करता है। और लोगों का विश्वास पैदा करना होगा। हमारे गार्जियंस कहते हैं कि नहीं यहाँ ठीक नहीं है, बाहर भेज देते हैं अपने बच्चे को, बल्कि नौकरी करने के लिए भी बाहर चले जाते हैं कि यहाँ कहाँ उस तरह का योग्यता के अनुसार नौकरी होनी चाहिए। ये भी हम लोगों का विजन है। बिहार में शिक्षा से राजनीति में आने का एक पुराना ऐतिहासिक जिसको कहते हैं पृष्ठभूमि है। जेबी कृपलानी आज़ादी के पहले वो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे और बाद में राजनीति में आए। जावेद हुसैन जो बाद में सभापति बने, वो भी उस एकेडमिक की दुनिया से पॉलिटिक्स में आए। यशवंत सिन्हा पटना कॉलेज में पढ़ाते थे और बाद में फिर यूपीएससी क्रैक करके वो प्रदेश के वित्त मंत्री तक पहुँचे। उसी तरह से ढेरों सारे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। शैलेंद्र श्रीवास्तव जो पटना के सांसद रहे, वो भी एकेडमिक में की दुनिया में थे। अब केसी सिन्हा जो जिन्होंने ढेरों सारे स्टूडेंट को बिहार, यूपी, पूरे देश भर के जो मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो आईआईटी क्रैक करके आईटी की दुनिया में, इंजीनियरिंग की दुनिया में पहुँचे, वो केसी सिन्हा साहब अब राजनीति में कदम रख रहे हैं। और अक्सर है तो इनके जो बच्चे, पढ़ाए हुए बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन पहली बार इन्हें एग्ज़ाम देना पड़ रहा है जनता की अदालत में। तो सिन्हा साहब आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए कि जो एकेडमी की दुनिया है और वहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा के मैथ्स आसान लैंग्वेज में समझा के आपने ढेरों सारों लाखों बच्चों को आईआईटी तक पहुँचाया होगा। अब आप जब पार्क में जाते हैं कैंपेन करने के लिए, तो लोग आपको कैसे ले रहे हैं? पहला फर्स्ट रिस्पांस क्या होता है? लोग पैर छूते हैं, कहते हैं सर अरे आप तो गुरुदेव आ गए हमारे। तो आपके लिए तो बड़ा आसान होगा पॉलिटिक्स में। बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र का तो अनुभव हमारे पास हर स्तर का है, जैसे लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, प्रिंसिपल और अंतिम में वाइस चांसलर। और हमारे स्टूडेंट्स 2 जनरेशन का तो जरूर है, तीसरा जनरेशन भी आ गया है। और हमारे बहुत सारे विद्यार्थी अभी 60 इयर्स वाले भी हैं हमारे विद्यार्थी, जो सीनियर सिटीजन जो हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उनके बच्चे भी हैं। तो जैसे मॉर्निंग में हम मिलने जाते हैं लोगों से पार्क में, तो वहाँ जो बच्चे भी रहते हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की अलग अलग तैयारी कर रहे हैं या कहीं पढ़ाई कर रहे हैं या बाहर में भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो झुक करके प्रणाम करते हैं। तो एक टीचर की कमाई तो यही है। तो वो राजनीति के टिप्स लेते हैं आपसे या मैथ्स के टिप्स लेते हैं? नहीं, उनका कहना है कि हम आपके साथ हैं। युवाओं का बहुत अपार समर्थन हमको मिल रहा है, बल्कि बाहर से भी अभी भी यूएसएसआर से आके बैठे हुए कि हम आपके साथ आज चलेंगे। अच्छा। लोगों के बीच जाएंगे। यूएसएसआर बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो पुराने अपने कॉस्ट पर वो आए हैं, वीडियो डाल रहे हैं। वीडियो बहुत सारा अपलोड लोगों ने किया है जो बाहर में है। तो हमारे स्टूडेंट्स तो आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर और साइंटिस्ट, हर क्षेत्र में प्रोफेसर, वाइस चांसलर भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हो चुके हैं। अभी कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि मुझे लगता है वो सब उतर जाएं तो वोट 5-6% का तो ऐसे डिफरेंस पड़ जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र का अनुभव है, और लेकिन शिक्षा का क्षेत्र सीमित होता है। जैसे हम पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो हम उस कॉलेज में जो सुधार लाना चाहते हैं कुछ हद तक कर सकते हैं। लेकिन राजनीति का क्षेत्र व्यापक होता है, पूरे राज्य के स्तर पर है या यह कहा जाए कि पूरे देश के स्तर पर है। और बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार को विकसित राज्य बनाना है, शिखर पर पहुंचाना है, तो राजनीति में आना जरूरी होता है, क्योंकि नीति निर्धारण तो यही से होता है।
लेकिन आपने इतना लेट क्यों डिसाइड किया? और अगर आप चाहते तो आपको कोई भी जो लिगेसी पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, क्योंकि मैंने जो नाम गिनाए इतने सारे, शैलेंद्रनाथ श्रीवास्तव से लेके यशवंत सिन्हा, ये सारे लोग एस्टैब्लिश पार्टी से चुनकर वित्त मंत्री बन गए, सांसद बन गए। आपने इतना लेट क्यों, और क्या ऐसा इमीडिएट प्रोवोकेशन था या फिर जिसके कारण आपने जनसुराज को चुना? हाँ बिल्कुल, हमारे पटना साइंस कॉलेज के स्टूडेंट प्रशांत किशोर जी 91-93 बैच में इंटरमीडिएट के विद्यार्थी मैं थे। भी उसी बैच का साइंस कॉलेज में। अच्छा, और मुझे 2 दिन पहले पता चला जब प्रशांत जी ने ये बताया कि मैं साइंस कॉलेज में 91-93 में था, तो मैं भी उसी बैच पे था। और हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, और वो तो संबंध था ही। और जब मैं वाइस चांसलर उस समय था 2021 से, तो 2022 में इन्होंने पदयात्रा शुरू किया, तो कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए, बिहार के लिए उनके भी मन में दर्द है और हमारे भी मन में दर्द है, और शिक्षा का क्षेत्र हमने बतलाया कि सीमित होता है, इसमें आकर के ही, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है राजनीति का, बिहार के हर क्षेत्र में विकास होगा तभी तो विकसित राज्य हो पाएगा। तो उनका आग्रह था, तो हमने कहा कि नहीं, अभी हम वाइस चांसलर हैं, हम बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, जो दायित्व मिला उसको पूरा करने के बाद सोचेंगे। तो उन्होंने अगस्त 2024 में फिर याद दिलाया कि आपने कहा था, और उनका विजन हमको अच्छा लगा, क्योंकि वो शिक्षा पर विशेष जोर दे रहे हैं, रोजगार पर, शिक्षा पर, नौकरी पर, पलायन को रोकना, इन सब चीज़ों पर उनका ज़्यादा जोर है। और उनका वो रोड मैप भी तैयार किए हुए हैं, बतलाते हैं कि कैसे हम ये काम कर पाएंगे। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में वो कहते हैं कि नेतरहाट टाइप का स्कूल हम लोग प्रखंड लेवल पर अगर स्थापित कर दे सरकार, तो बच्चों को बाहर नहीं जाना होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कम से कम +2 स्टेज तक तो उनको अपने आसपास के जगह में ही, प्रखंड लेवल पर ही मिल जाएगा। और जब बेस बन जाएगा, तो स्कूल का जो बेस होता है, बेस तो वही है, बुनियाद अगर ठीक है तो इमारत तो बुलंद होगा ही, आगे तो उसमें पॉलिश होता। तो ये सब उनके विजन को देख करके, और पहले का हम एक दूसरे को जानते थे, हम इस क्षेत्र में आने का सोच। अब आप ये बताइए कि आप कल की तारीख में एमएलए चुन लिए जाते हैं, और आपको एक पॉलिसी, चूँकि जब आप असेंबली में बैठेंगे तो वहाँ पे लॉ बनता है, पॉलिसी मेकिंग में आपका रोल होगा। बिहार की जो ट्रेजेडी है कि बिहार में इंस्टीट्यूट तो बहुत हैं, और एक ज़माने में साइंस कॉलेज की जो ख्याति थी कि लोग कहते थे कि बस में अगर कोई मुसाफिर कोई पता चल जाता था कि ये साइंस कॉलेज का, तो अपनी सीट छोड़ देते थे। आज की तारीख में जो जिस तरह से डिग्रेडेशन हुआ है कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, लेकिन वहाँ जो क्वालिटी एजुकेशन है उसका स्तर है वो बाकी राज्यों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है, और ज़्यादातर बच्चों को कोचिंग पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। एक तरह से बिहार का कोटा क्या है, महेंद्रू है, बाकी यहाँ से बच्चे माइग्रेट करके कोटा चले जाते हैं। तो आप कैसे उसमें, क्या आपका विज़न क्या है? मेरा विजन ये है कि देखिए, गुणवत्ता होना चाहिए, क्वांटिटी तो बढ़ रहा है लेकिन क्वालिटी भी होना चाहिए। बिना क्वालिटी का आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बच्चों में हुनर होना चाहिए, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दीजिएगा तो जिस क्षेत्र में जाएंगे उसका पूरा नॉलेज, पूरा ज्ञान होगा। और आज की दुनिया तो ज्ञान का युग है, जिसके पास ज्ञान अधिक होगा वो वही जीतेगा। तो एक तो है कि शिक्षा में जो स्तर गिरावट आई है, इसे हम एक्सेप्ट करते हैं, तो इसको कैसे बढ़ाया जाए और लोगों का विश्वास पैदा करना होगा। हमारे गार्जियंस कहते हैं कि नहीं, यहाँ ठीक नहीं है, बाहर भेज देते हैं अपने बच्चे को, बल्कि नौकरी करने के लिए भी बाहर चले जाते हैं कि यहाँ कहाँ उस तरह का योग्यता के अनुसार नौकरी होनी चाहिए। ये भी हम लोगों का विजन है कि इंजीनियरिंग करके आया और लाचारी में कंप्यूटर ऑपरेटर का 12,000 महीना वाला नौकरी करता है। योग्यता के अनुसार उसके दिल पर क्या गुजरता होगा, योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए और हुनर के अनुसार रोजगार होना चाहिए। और इसमें हम लोग पास रोड मैप है कि कैसे इसको सुधारा जा सकता। और बिहार में असीम संभावनाएं हैं, आप भी इसको मानिएगा कि संभावनाएं असीम है। इसको गुड़गांव, नोएडा, पूना, बंगलोर, हैदराबाद बनाया जा सकता है। और जब ये बन जाएगा इस तरह का, तो हमारे बच्चे को बाहर नहीं जाना होगा, बल्कि बाहर से लोग यहाँ नौकरी करने आएंगे। हमारे लोगों को तो यहाँ नौकरी योग्यता के अनुसार मिलेगा, रोजगार भी हुनर के अनुसार होगा और सही रोजगार कर पाएंगे। निम्न स्तरीय नहीं, उच्च स्तरीय रोजगार कर पाएंगे,
तो इन सब बातों की संभावना है और हमारे पास रोड मैप भी है कि 5 साल में हम लोग कैसे कर पाए। ये बताइए कि अभी अमित शाह ने, जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि बिहार में लैंड की प्रॉब्लम है, लैंड जो है बहुत छोटे होल्डिंग वाले हैं, तो इसलिए बड़ी इंडस्ट्री नहीं लग सकती, लेकिन हम बिहार को नॉलेज सिटी बनाएंगे, पटना को नॉलेज सिटी बनाएंगे। ये काम पिछले 25 सालों में क्यों नहीं हुआ, जब हैदराबाद, बैंगलोर जैसे शहर जहाँ पे बिहार के लोग जाकर वहाँ पे ब्रेन की सप्लाई करते हैं, सारे जो आईटी की कंपनियां हैं वहाँ पे बिहार के लोग काम करते हैं, बिहार 25 सालों में वो नॉलेज सिटी क्यों नहीं बन पाया? हाँ बिल्कुल, मेरा भी तो वही कहना है कि संभावना है, लेकिन आपका प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता सरकार का क्या है, इस पर निर्भर करता है। और इच्छा शक्ति, उसका कार्यान्वयन, एक्सक्यूशन कैसे कर सकते हैं। ये जमीन ठीक है, अभी आसपास में, दूर में हो सकता है, बेंगलोर में, सब में, हैदराबाद में, तो दूर दूर के इलाके में, उसके बाद तो बस ही जाते हैं लोग, उसका डेवलपमेंट इलाका का भी होगा, वहाँ के लोगों का भी इनकम बढ़ेगा। तो ऐसी बात नहीं है, एक रोड मैप तैयार करना होगा और उसको दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लागू करना होगा। आप बताइए कि आप तो उस दौर से निकले हुए हैं जब कर्पूरी ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री थे और उनकी सिंप्लिसिटी की लोग ऐसी चर्चाएं करते हैं। आपके तमाम जो मुख्यमंत्री और यहाँ के पॉलिटिशियन हैं उन सब से भी संपर्क रहा है। आपने उस दौर की राजनीति और आज की राजनीति को देखा, दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगता है, समझ में आता है? बिल्कुल, पहले की राजनीतिक लोगों को भी हमने देखा है और प्लेटफॉर्म पर भी पेपर बिछा करके लोग सो जाते थे या आराम कर लेते थे। हमने वो देखा, बड़े बड़े लोगों, जिन लोगों का नाम आपने लिया, ये तो बहुत बड़े हमारे बिहार के बल्कि हीरा हैं। तो भारत रत्न भी उनको मिला और रामसुंदर दास जी को हम देखे प्लेटफॉर्म पर वो लगा करके बैठ जाते थे। तो डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। तो वो समर्पण अगर राजनीतिक लोगों में आ गया तो पब्लिक का भी समर्थन मिलता है और पब्लिक के लिए, पब्लिक को लगना, पब्लिक का ऐसा लगना चाहिए कि हमारे लिए काम हो रहा है और राजनीतिक लोग हमारे लिए सोच रहे हैं, तो अपार समर्थन भी पब्लिक का मिलेगा, जनता का मिलेगा और इच्छा शक्ति के साथ, पक्का इरादा के साथ आगे आना होगा। राजनीति की शक्ति तो वहीं केंद्रित होती है। हम वाइस चांसलर होकर या प्रिंसिपल होकर के हमारा क्षेत्र बहुत लिमिटेड होता है, उसमें भी हम अपने निर्णय को बहुत लागू नहीं कर सकते, मॉडिफाई थोड़ा बहुत कर सकते, जो कानून पड़ती है, नीति निर्धारण वहां से होता है और उसमें वैसे लोगों को शामिल करना होगा जो उस क्षेत्र के जानकार हैं। ये सवाल जो बार बार लोग पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर एक न्यू एंट्रेंट पार्टी है, बिहार की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स उस पे है, प्रशांत किशोर इतने कम समय में उस कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को क्या तोड़ पाएंगे, और या फिर कि प्रशांत किशोर की सिर्फ जो रोल रहेगा वो वोट काटने वाली, वोट कटवा जिसको कहते हैं, उस रूप में रहेगा। और अगर आप फेल होते हैं, अगर, क्योंकि ये जिस सीट से आप लड़ रहे हैं बीजेपी का काफ़ी स्ट्रांग होल्ड इलाका है, तो अगर आप फेल होते हैं तो फिर आपका मोटिवेशन क्या होगा? देखिए, हम लोग बच्चों को बतलाते हैं कि क्रिकेट खेलने जाते हैं, पहले बार हो सकता है कि कम रन पर आउट हो जाए, तो क्या खेलना छोड़ देना चाहिए? पहली बात। लेकिन हमको पूरा विश्वास है, युवाओं का जैसा समर्थन मिल रहा, युवाओं क्या, बुजुर्गों का भी समर्थन मिल रहा, निचले तबके के लोगों का समर्थन, एक्चुअली ताकत तो वही है, क्योंकि अगर बिहार को आगे ले जाना है तो उनकी संख्या ज़्यादा है, निचले पायदान पर जो लोग हैं उनको ऊपर लाना होगा, उनका आर्थिक स्थिति में सुधार करना होगा, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का इंतजाम करना होगा। तो हम समझते हैं कि ये सब काम हो जाएगा और जनता का समर्थन मिलेगा तो कुछ भी संभव है। जो आज की राजनीति है, जो एस्टैब्लिश पार्टियां, नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स है, लगता है कि प्रशांत किशोर को ट्रैक्शन इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि नीतीश कुमार एज के ऐसे मुकाम पे है जहाँ पे बहुत चीज़ें वो भूलने लगे हैं और जनता ने उनको 20-25 साल का समय दे दिया जिसमें उन्होंने बदलाव किए हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है, लेकिन उनके सोचने का तरीका, उनके काम करने का तरीका भी वही एस्टैब्लिश पार्टियों जैसा है। तो आपको लगता है कि प्रशांत किशोर को जनता उन पर विश्वास करेगी, या फिर प्रशांत किशोर का एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनका मोहन बहुत जल्दी हो जाता है चीज़ों से, उनको लगता है कि अच्छा अब इस चीज़ में वो नहीं हो रहा है तो वो फिर से कंसल्टेंसी के दौर में चले जाएंगे? हमको तो ऐसा नहीं लगता।
और ये जनता ने उन लोगों को, जो आप कह रहे हैं, अब कह रहे हैं, जनता ने आपको काफी मौका दे चुका है। 20 साल और 15 साल का कालखंड छोटा कालखंड नहीं होता है। और अगर वो चाहते यानी तो बिहार विकसित राज्यों के श्रेणी में ऊपर से उसका पोजीशन होता, नीचे से नहीं होता। और अभी स्थिति ये है कि हम नीचे से काउंट करते हैं कि कितना ऊपर है। होना चाहिए कि ऊपर, बल्कि शिखर पर होना चाहिए। संभावना यहीं के लोग सब पूरे राज्य में और जा कर के उस राज्य को विकसित बना रहे हैं। यहीं के इंजीनियर, यहीं के मजदूर, देखिए दोनों में इंटरेस्ट, मजदूर भी यहीं के, इंजीनियर भी यहीं। कोटा की बात आपने किया, बच्चे भी यहीं के और पढ़ाने वाले शिक्षक भी यहीं जा कर के बाहर करते हैं। वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? एक सवाल कि आपने यूपीएससी दिया, उसमें एक आदमी कुछ नंबर से आप पीछे रह गए, तो वो दौर जो था वो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था और कैसे फिर आप एकेडमिक की दुनिया में आए? 1977 में यूपीएससी हमने किया था, इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन वो वहाँ कोई रहने की व्यवस्था नहीं थी। हम कुछ पहले चले गए थे और एक एमपी साहब के आउट हाउस में हम लेटर लेकर के गए थे और मच्छर काट दिया तो थोड़ा मलेरिया हो गया। तो उसी स्थिति में हमने इंटरव्यू दिया। AR किदवई साहब हमारे चेयरमैन थे। तो और सेकेंड अटेम्प्ट थोड़ा नंबर से वो छूट गया इंटरव्यू देने के बाद। तो सेकेंड अटेम्प्ट हमने नहीं लिया क्योंकि हमारा झुकाव, हमको ऐसा लगता था कि हम प्रोफेसर बन करके, टीचर बन करके समाज को ज़्यादा कुछ दे सकते हैं। तो सेकेंड अटेम्प्ट हमने लिया भी नहीं और मैथमेटिक्स की ओर हमारा झुकाव था। उसी से हम PG भी किए थे, ऑनर्स भी किए थे। तो इस क्षेत्र में आगे, और लोगों ने भी कहा कि इस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा काम किया जा सकता है। हमारे बैच में जो CBI के डायरेक्टर, चीफ सेक्रेटरी या बड़े बड़े ओहदे पर, बल्कि गवर्नर भी हैं, हमारे एक बैच में गवर्नर भी है। तो और वो लोग अब फोन करते हैं कि कैसी तुम ठीक किए, क्योंकि समाज अभी भी तुमको याद कर रहा। हम लोग तो रिटायर हो गए तो आते जाते रहते हैं। तो ये बात है। वो लोग कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा काम, और इस उम्र में रिटायरमेंट के बाद भी इस क्षेत्र में ये काम करने का सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और वो MP साहब कौन थे जिनके आउट हाउस में आप रह रहे थे? रमापति सिंह मोतिहारी के MP थे। अच्छा, हाँ। तो अब ये बताइए कि आपने कुछ 28 साल की या 20 साल की उम्र में किताब लिखी, जो पहली किताब लिखी मैथ्स की, और उसको उस समय पब्लिशर नहीं मिल रहा था, लेकिन जब किताब आई तो काफ़ी हिट हो गई और उसके बाद हाथों हाथ लिया गया। बिल्कुल, पब्लिशर नए को कौन चांस देता है? तो पब्लिशर के यहाँ बारी बारी से गए, लोग देखते थे फिर छोड़ देते थे। क्योंकि हमारा स्टाइल अपना था। अपना स्टाइल क्या था कि जैसे किसी एक्सरसाइज में 100 प्रॉब्लम है तो बच्चे घबरा जाएंगे। हम उसको कैटेगराइज किया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो लगा कि अच्छा 3 ही सवाल और वर्किंग रूल दिया, 3 ही सवाल बनाने से काम होगा। तो ये हमारा अपना अनुभव था। तो देखिए आपका अनुभव बहुत काम आता है, और उसी के आधार पर हमने किताब लिखा। हॉट केक की जगह पहला एडिशन जो हुआ वो 3 महीने में फिर दूसरा एडिशन करना पड़ा। तो इतना बच्चे, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स था कि उत्साह बढ़ते गया और बहुत सारी किताबें, 70 किताबें अब तक हम लिख चुके हैं। तो आपकी लाइफ के अगर उम्र के इस पड़ाव पे जो सबसे आपकी हैप्पी मोमेंट्स कब रहे और सबसे आपके डिप्रेसिंग मोमेंट्स क्या कब रहे? डिप्रेसिव मोमेंट तो नहीं, चूँकि हम पक्का इरादा वाले हैं और आर्थिक तंगी थी, बहुत तंगी थी हमारे शुरुआती दौर में। जब बिल्कुल, हम गांव के हाफिज साहब के स्कूल में 3रे क्लास तक पढ़े हैं, पढ़ाई किए हैं, और 4थे क्लास से जिला स्कूल आरा से किए। तो आर्थिक तंगी थी और ट्यूशन पढ़ा करके हम यहाँ कॉलेज में भी आए थे। तो हॉस्टल का जो फी देना था उसमें दिक्कत थी। तो हमारे यहाँ के प्रोफेसर थे, उनसे कहे कि 2 दिन तुम ट्यूशन पढ़ा लिया करो शाम में, क्योंकि हॉस्टल से बाहर भी जाना अलाउड नहीं रहता है। तो हम 2 दिन बाहर जा करके राजेंद्र नगर कदम क्लास में पढ़ाया करते थे और हमारा काम उससे चल जाता था। तो हमारा कहना है कि आर्थिक तंगी या संसाधनों की कमी किसी को रोक नहीं सकता। हमारे बहुत निम्न वर्ग के, यानी निम्न वर्ग आर्थिक रूप से जो है वो आते हैं, हम लोग उसको सजेस्ट करते हैं कि ये काम करो। हम देखते हैं तो UPSC कर गया, BPSC कर गया, तो बहुत फॉरेन चला गया इंजीनियरिंग करके, ऐसे भी स्टूडेंट रहते हैं।
और आपके सबसे हैप्पी मोमेंट क्या रहे लाइफ के? कोई ऐसा बच्चा जिसको आपने पढ़ाया वो आपको आकर बोले, मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट बहुत सारे हुए होंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को तो पहचानते भी हम नहीं हैं, लेकिन जैसे जब हम बीसी थे तो शिक्षा विभाग में गए, वहाँ के 2 सेक्रेटरी कहे कि हम आपके स्टूडेंट रहे। अच्छा। तो कितना सुखद अनुभूति होती है। तो इस तरह की बातें होती है और उत्साह वर्धन होता है। तो हमने जब ऐसा होता, अभी तो हम जहाँ जा रहे हैं बच्चे हर उम्र के, ये नहीं कि यंगस्टर 45 ईयर्स 60 ईयर्स 55 ईयर्स कहते हैं कि हम आपसे पढ़े थे, हमारा बच्चा भी पढ़ा है वहाँ यूएसए में है। इस तरह की बात जब करते हैं तो हमको भी लगता है कि समाज को हमने जो दिया वो समाज को दिया और भी देना चाहिए, क्योंकि अब तो पे बैक करने का समय है। समाज ने हमको बहुत कुछ दिया, ठीक है, जो भी है, लेकिन हम संघर्ष करके तो यहाँ तक आए और समाज ने हमको बहुत कुछ दिया और अब पे बैक करने का समय आया है। ये बड़े मन से ज़्यादा अच्छी तरह से पे बैक किया जा सकता है। एक अंतिम सवाल कि बिहार के पॉलिटिशियन के बारे में एक अमूमन बिहार से बाहर लोगों की धारणा है कि उनके पास विज़न की कमी है, उनका जो सोच है वो उस तरह का ग्लोबल उनकी थिंकिंग नहीं है। अगर दूसरे स्टेट के मिनिस्टर्स की बात करें तो एजुकेशन मिनिस्टर जो यहाँ के रहे अलग अलग दौर में, आप जब वीसी के तौर पे या प्रिंसिपल के तौर पे आपने कोई सलाह दी हो नीतीश कुमार को या शिक्षा मंत्री को, उन्होंने कहा हो कि बहुत अच्छी सलाह थी या कहा हो कि बहुत ही बेकार सलाह है सिन्हा साहब, क्या लेके आए हैं आप? नहीं, सलाह दिया और ऐसा नहीं है, सकारात्मक रिस्पांस वहाँ से भी मिला, लेकिन हमने कहा है कि लिमिट उसका सीमित है, क्योंकि अंतिम निर्णय मान लीजिए कोई बहुत अच्छा निर्णय है, आपने सलाह दिया लेकिन उसमें डिले हो गया तो वो किसी काम का नहीं रहा, तो अंतिम निर्णय तो वहाँ से होता है। और ऐसा नहीं है कि मेरी सलाह बहुत जगह लोग माने भी हैं, क्योंकि बहुत विभिन्न कमेटियों में थे, लेकिन जिस जिल से जिस उत्साह से आगे आना होगा और रोड मैप होना चाहिए, क्योंकि हम वादा तो सब कर देते हैं कि हम ये काम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये हम लोग बताते हैं। जैसे प्रशांत हमारे पार्टी का विजन है कि महिलाओं को 5-10 हज़ार एक बार दे देने से कुछ नहीं होगा, अच्छा रोजगार नहीं करेंगे। अगर उनको लाखों का लोन चाहिए तो वो हम लोग का विजन है कि बैंक से दिलवाएंगे और 10% ब्याज, बैंक तो अपना ब्याज लेगा, तो 10% ब्याज अगर वो लेता है तो हमारा वादा है कि 4% ब्याज ही उनको देना होगा जो लोन ले रहे हैं, और बाकी 6% ब्याज सरकार देगी। और कहाँ से धन आएगा इसकी भी बात हम कर रहे हैं, हम रोड मैप दे रहे हैं कि कैसे पूरा करेंगे। प्रशांत किशोर के अलावा आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा व्यक्ति है पॉलिटिक्स में जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया हो? नीतीश जी भी इन्फ्लुएंस किए हैं, इसलिए कि उनका भी देखिए फर्स्ट डिवीजन तो उनका है ही है, लेकिन बिहार में क्षमता है टॉपर बनने की, तो फर्स्ट डिवीजन तो उन्होंने बिहार को दिला दिया, लेकिन टॉपर बनना चाहिए, गोल्ड मेडल वाला क्षमता है, तो वहां तक के करना होगा। एक्सिक्यूट करने वाले की जिम्मेदारी होती है, लेकिन एक्सिक्यूट करने के लिए लीडरशिप जो होता है उसको उस तरह से पक्का इरादा वाला होना चाहिए। तो फर्स्ट डिवीजन है, टॉपर क्षमता है, नहीं रहता तो हम नहीं कहते हैं, क्षमता है टॉपर। और नीतीश जी के अलावा और किसी ने आपको इन्फ्लुएंस नहीं किया बिहार के पॉलिटिक्स? बहुत सारे किए हैं, अब नाम यहाँ बहुत सारे लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिन्हा साहब का। सिन्हा साहब ने बड़ी बेबाकी से कहा कि भाई नीतीश जी ने एक लेवल तक तो पहुंचाया है, लेकिन वहां से बिहार एक नेक्स्ट छलांग मार सके, एक जिसको कहते हैं एकेडमिक कैपिटल बन सके, जहां पे इन्वेस्टमेंट हो, जहां पे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी हो, रोजगार की क्षमताएं हैं, और जिस क्वालिटी का एजुकेशन और जिस क्वालिटी की रोजगार की बातें बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में है वो बिहार में भी उपलब्ध हो, ताकि बिहार के लोगों को माइग्रेट करके दिल्ली, बॉम्बे या बैंगलोर न जाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।